वेलकम टू ज्ञान सीरी फिजिक्स। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के इस लेक्चर सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं स्टैंडिंग वेव की। स्टैंडिंग वेव इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ये कैसा दिखता है? यहाँ पे एनिमेशन में दिखाया गया है। जो हमारा स्टैंडिंग वेव है ना, वो ऐसा दिखता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टैंडिंग वेव होता क्या है, यही तो पहला क्वेश्चन है। स्टैंडिंग वेव होता क्या है? स्टैंडिंग वेव को स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं, इसीलिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि स्टेशनरी वेव क्या है। दोनों सेम है। जैसा कि नाम ही बता रहा है, स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, यानी जो वेव है वो रुका हुआ होगा। मतलब ये जो वेव है वो प्रोपागेट करता हुआ प्रतीक नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, ये जो वेव होता है ना, इसमें ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन में जो पीक एम्पलीट्यूड प्रोफाइल होता है वो मूव नहीं करता है। अगर पीक एम्पलीट्यूड प्रोफाइल मूव करेगा तो हमारा वेव भी मूव करता हुआ प्रतीक होगा। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑसिलेशन होगा वेव में टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां पे पीक एम्पलीट्यूड जो है वो मूव नहीं करेगा। और भी कंडीशन है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पे ये जो वेव है उसका जो पीक एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक और कंडीशन है, ये जो ऑसिलेशन है ना, वेव का जो ऑसिलेशन होता है उसके आप डिफरेंट पॉइंट्स में कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स ले लीजिए, वो इन फेज होते हैं। इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे ये स्टैंडिंग वेव है, यहाँ पे आप कोई भी एक पॉइंट ले लिए। सपोज कीजिए कि मैंने ये पॉइंट ले लिया। उस पॉइंट पे देखिए पीक एम्पलीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट है, राइट है ना। सिमिलरली आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि ये पीक वाला पॉइंट और यहाँ पे ये वाला पीक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आउट ऑफ फेज है। तो आप किसी भी टाइम पे देखिए वो दोनों पॉइंट हमेशा आउट ऑफ फेज ही होंगे। सिमिलरली ये पॉइंट को ले लीजिए, यहाँ पे जो पीक दिख रहा है, फिर ये वाला पीक वाले पोजीशन को लीजिए, ये दोनों पॉइंट आपस में इन फेज में है, राइट। इनके बीच की जो फेज डिफरेंस है ना, वो ऑलवेज सेम है, राइट। इसी को हम बोलते हैं कि ऑसिलेशन एट डिफरेंट पॉइंट थ्रू आउट द वेव आर इन फेज। ओके, तो स्टैंडिंग वेव ऐसा होगा। तो जब भी हम ऐसा वेव देखेंगे हम बोलेंगे स्टैंडिंग वेव है। हमारा क्वेश्चन है कि क्या स्टैंडिंग वेव वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में पॉसिबल है? अभी हम लोग उसको ही एक्सप्लोर करेंगे। इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें वेव इक्वेशन को जानना पड़ेगा, जिसको हमने पहले वीडियो में डिराइव किया हुआ है। तो ये रहा वेव इक्वेशन इन अ स्ट्रिंग, राइट। और इसको हमने सेकेंड वीडियो में सॉल्व किया था और वहां से जनरल सोल्यूशन निकाला था। जनरल सोल्यूशन फॉर वेव इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, राइट। यहाँ पे ए एन और बी एन जो है वो है इनिशियल कंडीशन, जिसको हमने प्लग्ड स्ट्रिंग और स्ट्रक्ट स्ट्रिंग डिफरेंट सिनारियो में इसको इवेलुएट भी किया था। यहाँ पे के एन जो है वो है एन पाई अपॉन एल। एल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एन है मोड नंबर। हमने देखा था कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में डिफरेंट मोड्स पॉसिबल है और जनरल सोल्यूशन जो होता है वो होता है सम ओवर ऑल द मोड्स, राइट। तो एन है नंबर ऑफ मोड या मोड नंबर, ओमेगा एन है फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू है एन पाई सी अपॉन एल, सी है वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू होती है रूट ओवर टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये जो वेव है, जो वेव का सोल्यूशन है वो स्टैंडिंग वेव दिखा रहा है। उसको देखने के लिए हमें ये जनरल सॉल्यूशन को एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सिंपल है, इस ए एन और बी एन को दो अलग कांस्टेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसको करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए एन के जगह पे सी एन कॉस फाई एन और बी एन के जगह पे कर देंगे सी एन साइन फाई एन। सो ए एन और बी एन जो कोफिशिएंट्स था, जो कांस्टेंट था, उसको हम लोग सी एन और फाई एन कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये देखिए कैसा आइडेंटिटी हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की तरह आइडेंटिटी हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग उसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एन वन टू इन्फिनिटी सी एन साइन के एन एक्स, और ये जो कॉस आइडेंटिटी बनेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, वहां से कॉस ए माइनस बी कर लेंगे। सो कॉस ओमेगा एन टी माइनस फाई एन। ये भी जनरल सोल्यूशन है, डिफरेंट फॉर्म है। इसको हमने कन्वर्ट किया क्योंकि यहां से विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अगर आपको फिर से वापस जाना है तो सी एन की वैल्यू होगी रूट ओवर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर और फाई एन की वैल्यू होगी tan इनवर्स बी एन ए एन। ओके,
अब ये क्या है? ये जो जनरल सोल्यूशन है ये है सम ओवर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोड, राइट? किसी भी एक मोड का सोल्यूशन होगा yn, और हमें अगर जनरल सोल्यूशन निकालना है तो हम इसके ऊपर सम कर देंगे। यानी एक स्ट्रिंग में एक मोड पॉसिबल है, दो मोड पॉसिबल है, तीन मोड पॉसिबल है, इनफाइनाइट मोड पॉसिबल है। तो कोई भी एक जनरल सोल्यूशन होता है सम ओवर ऑल मोड्स। तो हम लोग एक पर्टिकुलर मोड पे फोकस करते हैं, लेट्स से yn। तो yn का एक्सप्रेशन होगा cn sin kn(x) cos ओमेगा nt माइनस phi n, राइट? यहां से इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्पेशियल प्रोफाइल है जो कि साइनसोइडल है। यानी एक मोड जब ऑसिलेट करेगा हमारा स्ट्रिंग किसी एक पर्टिकुलर मोड में, उस समय उसका स्पेशियल प्रोफाइल साइनसोइडल दिखेगा, और वो साइनसोइडल प्रोफाइल एक साइनसोइडल ऑसिलेशन करेगा क्योंकि यहाँ पे cos ओमेगा nt है। यानी टाइम के साथ वो साइनसोइडल प्रोफाइल ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ से क्लियर है कि हमारे पास एक स्पेशियल प्रोफाइल है जो साइनसोइडल ऑसिलेशन में है। यानी क्वेश्चन ये हुआ कि एक पर्टिकुलर मोड वेव है कि ऑसिलेशन है, राइट? क्योंकि हमें पता है कि वेव मतलब होता है डिस्टरबेंस, प्रोपागेशन, और ये एक्सप्रेशन के आधार पे हमें तो लग रहा है कि कुछ प्रोपागेट ही नहीं कर रहा है। आप सिंपली एक साइनसोइडल प्रोफाइल को एज्यूम कीजिए और उसको ऑसिलेट करवाइए साइनसोइडली, तो हमें yn मिल जाएगा। तो क्या हम कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या ये वेव है या फिर सिंपल ऑसिलेशन है? इस क्वेश्चन का आंसर हमें थोड़ा सा और इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करके मिल जाएगा। कैसे करेंगे? इस yn को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरीके से लिखते हैं। ये क्या है? sin a cos b। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin a cos b का, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला है, आप लोग को पता होगा। वो फॉर्मूला यूज करते ही हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो साइन की आइडेंटिटी यूज करनी है 2 sin a cos b की, तो यहाँ पे 1/2 ले लिया ताकि यहाँ पे 2 आ जाए, 2 sin a cos b, उसका आइडेंटिटी यूज किए। अब हमें मिल गया ये फॉर्म। यहाँ से देखिए काफी इजी है, यहाँ पे दो टर्म मिले ना, एक पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। ये दोनों को सेपरेट प्लॉट करके देखते हैं। ये देखिए क्या है, ये है एक वेव, लेफ्ट मूविंग वेव। देखिए ये एनिमेशन से क्लियर हो गया है। सिमिलरली ये सेकेंड टर्म जो है वो है वेव मूविंग टुवर्ड्स राइट। सो एक टर्म है लेफ्ट मूविंग वेव, दूसरा टर्म है राइट मूविंग वेव विथ सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब एक पर्टिकुलर मोड इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बना है दो काउंटर प्रोपगेटिंग वेव मिलके। यानी ये ऑसिलेशन नहीं है, वेव है। लेकिन जब भी दो काउंटर प्रोपगेटिंग वेव को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। ये दोनों को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एक स्टैंडिंग वेव की तरह दिखेगा। यानी स्टैंडिंग वेव बना होता है दो काउंटर प्रोपगेटिंग वेव को मिला के, राइट? तो अब क्लियर हो गया कि ये ऑसिलेशन नहीं है, ये वेव ही है। तो ये कंडीशन है, ये एक तरह से कंडीशन है कि अगर हमें स्टैंडिंग वेव चाहिए तो हमारे पास दो काउंटर प्रोपगेटिंग वेव होनी चाहिए, राइट? इसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम लोग सोच सकते हैं? सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको एक एंड से आप फिक्स कर दीजिए, दूसरे एंड को हैंड में लीजिए और ऑसिलेट करवाइए। तो क्या होगा, वेव पहले प्रोपगेट करेगा, जब वो बाउंड्री के पास पहुंचेगा तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा, राइट? अगर एज्यूम करते हैं कि कुछ एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो जो वेव रिफ्लेक्ट करके आ रहा है वो भी सेम फ्रीक्वेंसी का होगा। यानी उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके स्ट्रिंग में दो वेव हो जाएंगे, एक फॉरवर्ड मूविंग और एक बैकवर्ड मूविंग। यानी दो काउंटर प्रोपगेटिंग वेव साइमल्टेनियसली हो जाएंगे, और उस केस में स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगा, स्टैंडिंग वेव। तो अब हमें समझ में आ गया ना कि कैसे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रहा है एक स्ट्रिंग में, राइट? तो हम लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मोड का जो वाइब्रेशन होता है वो बना होता है दो काउंटर प्रोपगेटिंग वेव से मिलके। यहाँ पे एक चीज हमने देखा कि जो वेव है, जो स्टैंडिंग वेव है, उसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा cn sin kn(x). तो अगर आपको स्पेस में किसी भी पॉइंट पे अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो आप ये एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ एंटी नोड, एंटी नोड मतलब जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट? तो
तो हमारी स्ट्रिंग जब वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसमें ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो किस पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये साइन का फंक्शन मैक्सिमम होगा। साइन का फंक्शन मैक्सिमम कब होता है? जब उसका जो एंगल है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है, यानी kn(x) हो जाएगा 2p+1 पाई अपॉन 2। 2p+1 एक ऑड नंबर है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, kn की वैल्यू होती है n पाई अपॉन l। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ से हम x की वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन 2n, 3l अपॉन 2n, 5l अपॉन 2n एंड सो ऑन। मान लीजिए कि वेव में n=1 है, हम लोग पहले मोड पे ऑसिलेट करवा रहे हैं। उस केस में पोजीशन ऑफ एंटीनोड होगा l/2, यानी सेंटर में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। इसको हम लोग देखेंगे, अभी इसको हम लोग और भी कंफर्म करेंगे एनिमेशन देख के। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ नोड। पोजीशन ऑफ नोड मतलब जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और ये पोजीशन कब मिलेगा? जब साइन की वैल्यू 0 होगी। अब साइन की वैल्यू कब 0 होगी? जब साइन का एंगल जो है वो होगा मल्टीपल ऑफ पाई, यानी n पाई x अपॉन l इज इक्वल टू s पाई। s इज एन इंटीजर, और यहां से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 0, l अपॉन n, 2l अपॉन n, 3l अपॉन n डॉट 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 l। राइट। अब एज्यूम कीजिए कि अगर वेव पहले मोड में ऑसिलेट कर रहा है यानी n इक्वल टू 1 होगा, उस केस में जो पोजीशन ऑफ नोड हो गया x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l जो है वो बाउंड्री कंडीशन भी है, क्योंकि ये स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स बिटवीन टू एंड है। उस केस में हमेशा हमारे दोनों एंड यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पे हमेशा नोड मौजूद होगा। राइट। अब इसको हम लोग इस पिक्चर से समझ लेते हैं। देखिए n इक्वल टू 1, सेंटर में एंटी नोड का पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पे नोड है। n इक्वल टू 2 के केस में वेव ऐसे ऑसिलेट करेगा, n इक्वल टू 3 के केस में वेव ऐसे ऑसिलेट करेगा, और देखिए सबके सब स्टैंडिंग वेव है। n इक्वल टू 4 के केस में वेव ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये रहा, इस तरह आप अलग अलग प्लॉट करते जाइए। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने का। सपोज कीजिए कि कोई गिटार प्ले कर रहा है, वहां पे साउंड कैसे जनरेट होता है। अगर आप n इक्वल टू 1 मोड में अगर आपका स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, उस केस में देखिए जब वेव ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये ऊपर में जो एयर मौजूद है उसको क्या कर रहा है? कॉम्प्रेस कर रहा है ना। और फिर जब नीचे आ रहा है तो वहां की गैस जो है, एयर जो है, वो रेयरिफिकेशन हो रहा है वहां पे। तो एक बार कॉम्प्रेस हो रहा है और एक बार रेयरिफिकेशन हो रहा है, यानी वहां पे जो एयर का कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफिकेशन हो रहा है उससे ही साउंड वेव जनरेट होता है। हमें पता है साउंड वेव कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफिकेशन ऑफ एयर है। सिमिलरली नीचे में भी हो रहा है, स्ट्रिंग नीचे आ रहा है, ये फिजिकल स्ट्रिंग ऐसे ही मूव करता है। तो जब स्ट्रिंग नीचे आ रहा है तो नीचे के एयर को कॉम्प्रेस कर रहा है, फिर जब ऊपर आ रहा है तो नीचे की एयर रेयरिफिकेशन हो रहा है। उस कारण से यहाँ पे एक साउंड वेव जनरेट होता है जिसको हम लोग सुनते हैं। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 2 मोड में है तो जैसा जैसा ये इसका मूवमेंट है उसी हिसाब से कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफिकेशन होगा, तो उस हिसाब से हमको n इक्वल टू 2 मोड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सिमिलरली n इक्वल टू 3। और अगर जनरल सोल्यूशन है, जैसे मान लीजिए सारे एक साथ मौजूद हैं, तो उनको सम अप करके जो प्रोड्यूस होगा वही हमें सुनाई देगा। यहाँ से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट डाउन करने वाली है कि इन nth मोड स्ट्रिंग वाइब्रेट इन n सेगमेंट। यहाँ पे देखिए ये n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वेव है वो 4 सेगमेंट में ऑसिलेट कर रही है, 1 2 3 4। राइट। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड पॉइंट्स इज l अपॉन n। ये n इक्वल टू 4 है, तो दो नोड पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? l अपॉन 4। ये टोटल l है, यहाँ पे 0 है, और ये पोजीशन हमको पता है l अपॉन 4 है। सो दो नोड के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो होती है l अपॉन n। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है 2l अपॉन n। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल कितने कंप्लीट वेव है? 2। राइट। यहाँ से यहाँ पे एक और यहाँ से यहाँ पे एक, तो दो वेव है। अगर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे 2l अपॉन n, n इक्वल टू 4 है, यानी 2l अपॉन 2। राइट। तो इसमें दो वेव है ना, यहाँ पे देखिए 1 एंड 2। सो वेवलेंथ कितना हो गया? l अपॉन 2। तो इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा,
वेलोसिटी हमें पता है √T/m, T जो था टेंशन, m था मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मिल गया हमें फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। ओके, अब ये सारे जो वेव हैं ये प्लग्ड स्ट्रिंग में भी होते हैं, स्ट्रक्ड स्ट्रिंग में भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, और जनरल सॉल्यूशन होता है सम ऑफ सारे स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि आपका जो वेव एक्चुअल प्रोड्यूस हुआ है सिस्टम में वो स्टैंडिंग ना हो, लेकिन वो जो सोल्यूशन है ना वो सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। ओके, ये एक तरह से बेसिक मोड हो गया। एक स्ट्रिंग में यही सारे बेसिक मोड जनरेट होते हैं और इसी मोड के समेशन से हमें कोई भी जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव मिलता है। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम लोग एनर्जी इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे। सी यू देन, थैंक यू।